अब सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक फिर से टैरिफ की बातें क्यों करने लगे। इसका जवाब है, ट्रंप मिलिट्री एक्शन लेकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप करके बहुत जोश में है। वो अब दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका के मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पर डराना चाहते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क में आज जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कोर्ट में पेश किया गया तो आम अपराधियों की तरह पूरी दुनिया के सामने उनकी परेड कराई गई। सिक्योरिटी गार्ड्स उनको लगभग घसीटते हुए कोर्ट कैंपस के अंदर ले गए। अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की कि मदुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नहीं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। वहीं वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है। मदुरो के समर्थक उनको रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके विरोधी मदुरो को अमेरिका ले जाने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। वेनेजुएला के आम लोगों को लग रहा है कि अब उनके देश में हालात बिगड़ेंगे, जरूरी सामान की किल्लत हो जाएगी। इसलिए हजारों लोग रात रात भर लाइन लगाकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदकर स्टोर कर रहे हैं। हालांकि आज उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाल ली। शपथ लेने के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। डेल्सी पिछले 7 साल से वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट थी और निकोलस मदुरो की करीबी समझी जाती हैं। लेकिन जैसे ही डेल्सी ने वेनेजुएला की कमान संभाली, प्रेसिडेंट बनी, वैसे ही ट्रंप ने उनको भी धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सारे देश अमेरिका के दबदबे को एक्सेप्ट करें। वेनेजुएला के नई प्रेसिडेंट भी अमेरिका की सभी कंडीशंस को माने, अमेरिका के डायरेक्शन पर अपनी सरकार चलाएं, वरना उनका अंजाम निकोलस मदुरो से भी बुरा होगा। अगले 2 हफ्ते में आप वेनेजुएला की नई प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज से क्या मांग करेंगे? हम उनके देश में आने की पूरी छूट चाहते हैं। हमें टोटल एक्सेस की जरूरत है। हमें उनके देश में तेल और दूसरे संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की जरूरत है ताकि हम उनके देश का पुनर्निर्माण कर सकें। और दूसरी चीजें क्या हैं? और भी बहुत सी चीजें हैं। सड़कें जो नहीं बनी हैं, पुल जो गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं और कोई भी कहीं नहीं जा सकता। आपने कहा है कि अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो उनका हश्र भी मादुरो जैसा होगा। उससे भी बुरा। लेकिन क्या आप उनसे बात कर रहे हैं, जैसे कि फोन पर? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मेरी टीम के लोग बात कर रहे हैं। ये एक ही बात है। क्या आप ये बात साफ कर सकते हैं कि रोड्रिगेज को लेकर आपका स्टैंड क्या है? मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने हमारा कहना नहीं माना तो उन्हें मादुरो से भी बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। मादुरो ने तो हथियार डाल दिए थे, उन्होंने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन आपको नहीं लगता कि? और मादुरो ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने हथियार डाल दिए। हकीकत ये है कि हमारा अभियान इतना फुर्तीला और असरदार था और हिंसक भी था। ये बेहद हिंसक अभियान था, लेकिन हम इतने प्रभावी तरीके से वहां गए कि उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए। वेनेजुएला में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सिक्योरिटी काउंसिल की यह मीटिंग रूस और चीन के कहने पर बुलाई गई है। रूस और चीन ने वेनेजुएला में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन को दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया। सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, लेकिन वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजरें उसके पड़ोसी देश कोलंबिया पर हैं। ट्रंप ने कोलंबिया को भी मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो एक ड्रग डीलर हैं। वो कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, लेकिन आज गुस्ताव पेट्रो के दिन भी पूरे हो गए। असल में शनिवार की रात जब अमेरिकी फोर्सेज ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, उसके बाद कोलंबिया में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने भी अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की आलोचना की। इसीलिए ट्रंप नाराज हैं और कह रहे हैं कि मदुरो के बाद अगला नंबर कोलंबिया के प्रेसिडेंट का है। कोलंबिया भी बेहद बीमार है। उस देश को एक दिमागी तौर पर बीमार शख्स चला रहा है। उनको कोकीन बनाकर अमेरिका में बेचना बहुत पसंद है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत दिनों तक ये काम नहीं कर पाएंगे। इस बात का क्या मतलब है कि वो बहुत दिनों तक ये सब नहीं कर पाएंगे? वो बहुत दिनों तक ये कोकीन का धंधा नहीं चला पाएंगे। उनके देश में कोकीन मिले और कोकीन के कारखाने हैं, वो ये सब बहुत दिनों तक नहीं चला पाएंगे। आपने कहा कि वो बहुत दिनों तक इसे नहीं चला पाएंगे, तो क्या अमेरिका वहाँ भी दखल देगा?
मुझे तो ये विचार अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। वहीं कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने भी ट्रंप पर जबरदस्त पलटवार किया। पेट्रो ने कहा कि ट्रंप तो एक अपराधी हैं, अब वो अपने कुकर्म छुपाने के लिए दूसरे देशों को धमका रहे हैं। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रंप लैटिन अमेरिका को भी सीरिया और इराक की तरह तबाह करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बच्चों का यौन शोषण करने वाला एक गिरोह हमारे देश के लोकतंत्र को तबाह करने की धमकी दे रहा है। यही कड़वी हकीकत है। अपनी करतूतों की लिस्ट बाहर आने से रोकने के लिए वो जंगी जहाज भेजकर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। इस शहर के मछुआरों को मारना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि हम अपने भाई वेनेजुएला पर उनके हमले पर ताली बजाएंगे। हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अपने ही खून का नुकसान हो, फिर चाहे वो वेनेजुएला हो या फिर पनामा हो। वो अपने लोग हैं। उनके हमले का एक ही मकसद है, तेल। वो लालच और हिंसा के मकसद से यहाँ आए हैं। वो अमेरिका के इस खूबसूरत हिस्से को एक और सीरिया और एक और इराक बनाने पर आमादा हैं। असल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 5वें प्रेसिडेंट जेम्स मनरो की करीब 200 साल पुरानी एक पॉलिसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स मनरो ने कहा था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उनके देश यानी यूनाइटेड स्टेट्स के इलाके हैं और इसमें किसी और देश का दखल अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अब 200 साल बाद ट्रंप एग्जैक्टली कह रहे हैं वही बात कि उनका देश नॉर्थ और साउथ अमेरिका में कुछ भी करने के लिए आज़ाद है। वो जिस देश में चाहेंगे दखल देंगे, वहाँ की सरकार गिराएंगे, नई सरकार बनाएंगे, सेना भेजेंगे और किसी गैर अमेरिकी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पॉलिसी के तहत ट्रंप लैटिन अमेरिका के उन सभी देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाली सरकारें हैं। इसीलिए ट्रंप ने कोलंबिया के अलावा क्यूबा, मैक्सिको और पनामा को भी धमका दिया है। पनामा कैनाल का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता है, जबकि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली ये नहर पनामा की है। क्यूबा के साथ तो अमेरिका की दुश्मनी 65 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने सत्ता संभाली थी और अमेरिकन कंपनी को क्यूबा से निकालकर बाहर कर दिया था। इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा का भी नंबर आने वाला है, क्योंकि क्यूबा पूरी तरह से वेनेजुएला के भरोसे था, लेकिन अब क्यूबा की सप्लाई लाइन बंद हो गई है, इसलिए क्यूबा की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। अमेरिका को वहां सेना भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और चीज जो होने जा रही है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ सकते हैं। ये सब आपके सामने हो रहा है। होवार्ड, तुमने तो देखा ही है कि क्यूबा का भी पतन होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि क्यूबा का पतन होने वाला है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे, लेकिन अब क्यूबा के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उनकी सारी आमदनी वेनेजुएला से होती थी। वेनेजुएला का तेल उनकी कमाई का इकलौता जरिया था। अब वो तेल उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसीलिए अब क्यूबा का पतन भी तय है और बहुत से क्यूबा अमेरिकन ये सब होते हुए देखकर खुश होंगे। थोड़ी देर पहले आप क्यूबा का जिक्र कर रहे थे, और क्या वहाँ भी कुछ होने वाला है? क्या अमेरिका क्यूबा में भी दखल देने वाला है? मुझे लगता है कि क्यूबा अपने आप ही ढह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करने की जरूरत भी है। वो खुद ही तबाह होने जा रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या आप अभी भी कोई फाइट देखते हैं? तो अब उनके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि क्यूबा का तबाह होना तय है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा विरोध अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में हो रहा है। मैक्सिको में हज़ारों लोग अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबॉम भी अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो चुकी हैं। इसलिए ट्रंप के निशाने पर अब मैक्सिको भी है। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको की सत्ता पर ड्रग माफिया का कब्जा है। वहाँ की प्रेसिडेंट क्लाउडिया ड्रग माफिया से डरती हैं, इसलिए मैक्सिको में मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी हो गया। और मैक्सिको को भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है। मैक्सिको को अपना काम धाम दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि घुसपैठिए मैक्सिको के रास्ते से ही अमेरिका पर धावा बोलते हैं और हम इस बारे में भी कुछ ना कुछ करेंगे। हम चाहेंगे कि मैक्सिको खुद से ये काम करे। वो ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन बदकिस्मती से मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल बेहद ताकतवर है।
क्लाउडिया शीनबॉम, और आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपने उनको मेक्सिको में अमेरिकी सेनाएं भेजने का प्रस्ताव भी दिया था। हाँ, ये सच है, मैंने ये प्रस्ताव रखा था। वहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है क्या? आप कुछ मुझे लगता है कि वो बहुत शानदार इंसान है। मैंने जब भी उनसे बातचीत की है तो उनके देश में अमेरिकी सेना भेजने का प्रस्ताव रखा है, और वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो चिंतित हैं, वो थोड़ा डरती हैं। मेक्सिको को तो कार्टेल चला रहे हैं। आप ये बात माने या ना माने, पर सच यही है। सबसे हैरानी की बात तो ये कि ट्रंप अब अमेरिका के सबसे पुराने साथी देशों को भी धमकाने में लगे हैं। आज ट्रंप ने कहा कि वो अगले 2 महीनों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे। नॉर्थ पोल के पास स्थित ग्रीनलैंड इस वक्त डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नेटो का मेंबर है। डेनमार्क को किसी भी हमले से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की भी है, लेकिन अब ट्रंप खुद ग्रीनलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। असल में ट्रंप पिछले साल जब से दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं तब से ही ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की चेतावनी देते रहे हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक तो अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज पर है, और दूसरा ट्रंप को लगता है कि नॉर्थ पोल पर रूस और चीन का दबदबा है। यूरोपीय देश इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में होगा तो रूस और चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। हालांकि ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना का बेस पहले से मौजूद है, फिर भी ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये सामरिक रूप से बहुत अहम है। इस वक्त ग्रीनलैंड के चारों तरफ रूसी और चीनी जहाज डेरा डाले रहते हैं। वो हर जगह मौजूद रहते हैं। इसीलिए हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड अपने कब्जे में लेने की जरूरत है, क्योंकि डेनमार्क उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ। ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने कड़ा एतराज जताया। डेनमार्क ने कहा कि अमेरिका की ये धमकी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिका डेनमार्क का पुराना साझीदार है। इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ भी करेगा और डेनमार्क चुपचाप सह लेगा। Threats, pressure and condescension. पिछली कई पीढ़ियों से हमारा सबसे नजदीकी साझेदार अमेरिका हमें धमकियां दे रहा है, दबाव बना रहा है और नीचा दिखाने वाले बयान दे रहा है। वो चाहे हमारा जितना भी करीबी क्यों ना हो, कोई तीसरा देश किसी और देश की जमीन पर कब्जा कर ले या उसे अपने पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करे, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम दुनिया में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और किसी दूसरे देश से टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात सबके लिए साफ कर देना चाहती हूँ कि जब बात गलत और सही के बीच चुनाव की होगी तो हम पूरी ताकत से सच के साथ खड़े होंगे। On what is right and what is पूरी दुनिया अचरज में है कि अमेरिका ने रातों रात एक दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को उठा लिया। क्या इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है? अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाना चाहता है। अमेरिकन मीडिया में 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका का इंटरेस्ट वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स में है। अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला अपना ऑयल डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचे। चीन को युआन में ऑयल बेचना तो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वेनेजुएला का कोई पहला कंट्री तो है नहीं जिसे पेट्रो डॉलर में ऑयल न बेचने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इराक और लीबिया ने भी यही करने की कोशिश की थी। दुनिया ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का हश्र देखा। आज हथकड़ियां लगाए मदुरो को जब कोर्ट में पेश किया गया तो साफ हो गया कि मदुरो का अंत क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या वेनेजुएला के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई फॉरेन पावर उनके मुल्क को कंट्रोल करे? क्या वहां के लोग चाहेंगे कि वेनेजुएला के रिसोर्सेज का इस्तेमाल उनके वेलफेयर के बजाय अमेरिका को मजबूत करने के लिए किया जाए?